नमस्ते एवरीवन। तो आज हम फिर से आपके सामने हैं बिहार पॉडकास्ट सीरीज का नया एपिसोड लेके, जहां पे हम चर्चा करते हैं बिहार इलेक्शंस और उससे जुड़ी सारी बातें। तो आज लास्ट टाइम हमने जो बात की थी वो करी थी कि चिराग पासवान और उनकी पार्टी का क्या इम्पोर्टेंस है, क्या फ्यूचर है, कैसे प्ले आउट करेंगे आने वाले इलेक्शन में। आज हम बात करेंगे बाकी जो पार्टीज हैं। हमने मेजर मेजर प्लेयर्स की बात करी है, उसके अलावा भी बिहार में बहुत सारे ऐसे फैक्शंस हैं, ऐसी पार्टीज हैं जो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कितना इम्पोर्टेंट होता है, कैसे वो प्ले करती है, आज उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो अभिमन्यु, थोड़ा सा इस पर प्रकाश आप। मेरे ख्याल से बिहार में बहुत सारी पार्टियां हैं। प्रॉब्ली 200 500 1000 पार्टी भी होगी तो कोई चर्चा का बात नहीं है। जिनको मन होता है वो पार्टी बना लेते हैं। कोई चार आईटीएन मिलते हैं कि हम देश बदलेंगे, वो पार्टी बना लेते हैं। पर हम आज वैसी पार्टियों की बात करेंगे, वैसी छोटी पार्टी की बात करेंगे जिनका वोट बैंक है, जो चुनाव के हार और जीत में एक निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। हमने जदयू, आरजेडी, भाजपा, एलजेपी, चिराग पासवान की ऑलरेडी बात कर ली। इस श्रृंखला में जो सबसे पहली पार्टी आती है वो आती है हम पार्टी, जो जीतन राम मांझी जी की पार्टी है। ये पार्टी महादलित समाज में मुसहर कम्युनिटी, जो चूहा पकड़ने का काम करते हैं, ये जाति की पार्टी है। मुख्तलिफ बिहार में, जैसे मैंने पहले बताया था कि बिहार नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार में डिवाइडेड है गंगा से, तो मुख्यतः ये साउथ बिहार की पार्टी गया के क्षेत्र में और साउथ बिहार में मेरे ख्याल से मुसहर जीतन राम मांझी की पार्टी के साथ बहुत ज्यादा जुड़े हुए। नॉर्थ बिहार में ऐसा नहीं कि नहीं जुड़े हुए, बट परसेंटेज थोड़ा वेरी करता है। यदि साउथ बिहार में 90% जुड़े हुए तो प्रॉब्ली नॉर्थ बिहार में 60-70% जुड़े हुए। लगभग मुसहर का जनसंख्या 3%, 3.5% के आसपास है। और ये समुदाय ऐसा भी है जो समुदाय, क्योंकि ये समुदाय, अब यदि सोशियो इकोनॉमिक बात करेंगे तो ये समुदाय सबसे पिछड़ा हुआ है। यदि एक समुदाय जो सबसे खराब स्थिति में रहता है, सोता है, खाता है, तो वो मुसहर समुदाय है। तो ये पैसे पे बिकने वाला भी समुदाय है। ये ऐसा समुदाय है जो पैसे पे बिक भी जाता है, जिस वजह से 4% पे जितना 3% 4% पे जितना मांझी जितने बड़े नेता हो सकते थे उतने बड़े नेता नहीं है। इसका कारण ये है क्योंकि इनका समाज का जो वोट है वो गरीबी की वजह से बिकाऊ भी है। बट स्टिल वो जितना भी इसमें वोट लाभ ट्रांसफर कर पाते हैं, बट मुसहर समाज के स्टैब्लिश नेता जीतन राम मांझी और मुसहर समाज की पार्टी हम पार्टी है। बिकाऊ खरीदाऊ होगा वोट का इसमें, बट फिर भी मोटे तौर पे ये जीतन राम मांझी के साथ रहने वाला है। जीतन राम मांझी एनडीए के साथ है, पर वो एनडीए को आंख भी दिखला रहे हैं। वो बोल रहे हैं उनके साथ धोखा हुआ है, भाजपा और जनता दल यूनाइटेड उनके साथ धोखा करते हैं। उनको बोला गया लोकसभा में सीट मिलेगा, राज्यसभा में मिलेगा, नहीं मिला। लोकसभा में एक सीट मिली, राज्यसभा में नहीं मिला। झारखंड में, बिहार में एलजेपी को सीट मिला, झारखंड में भी एलजेपी को लड़ने को मिला, दिल्ली में भी लड़ने को मिला। झारखंड और दिल्ली असेंबली में हमें कुछ नहीं मिला। तो अभी हम झुकने वाले नहीं हैं। कुछ मेरे ख्याल से 40-50 सीट की डिमांड है। वर्तमान में आई थिंक 4 विधायक हैं उनकी पार्टी के, 3 या 4 विधायक। यदि मेरी याददाश्त ठीक जाती तो उन्हें 8 सीट मिली थी और 8 सीट में 4 विधायक। तो 40 सीट की डिमांड कर रहे हैं, तो 8 से 40 तो बहुत बड़ा लगता है। पर मेरे ख्याल से जो पिछले बार का अनुमान था 8 सीट, उसके अराउंड ही सीट मिली चाहिए। वो 8 का 10 हो जाए, 10 का 12 हो जाए, बट नियर टू अराउंड 10 सीट आई थिंक ये एनडीए में लेंगे। और एनडीए को अपना साथ रखेगी, रखना चाहेगी, क्योंकि महादलित का वोट, जो मुसहर समाज का वोट है, वो उनके लिए इम्पोर्टेंट है, तो ये रखना चाहेगी। तो निगोशिएशन होगा। हो सकता है निगोशिएशन इस बात पे भी खत्म हो कि भैया मंत्रालय कौन सा मिलेगा, क्योंकि देखिए रीजनल पार्टी, हर रीजनल पार्टी सत्ता में रहना चाहती है, सत्ता में भी अच्छा सत्ता में रहना चाहती है, मलाईदार विभाग में रहना चाहती है। विधायक 2 कम जीते या 4 ज्यादा जीते से क्या ही फर्क पड़ता है, ठीक है। मंत्रालय अच्छा मिलना चाहिए। तो मेरे ख्याल से वो फोकस वहां पे निगोशिएशन खत्म होगा। तो ये मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि जीतन राम मांझी जी का फ्यूचर रहने वाला है।
दूसरी जो इम्पोर्टेंट है, जो अभी बहुत डाउन स्टेज पे है, वह है उपेंद्र कुशवाहा, जिनकी पार्टी आरएलएम है, राष्ट्रीय लोकमंच उन्होंने बनाया है। उन्होंने बहुत बार इधर उधर किया, उधर किया, इधर किया, उधर किया, इधर किया, इधर किया, उधर किया, इतना इधर उधर किया कि उन्होंने रेलेवेंस हो गए। कुशवाहा के बड़े नेता थे, कुशवाहा की भी 5-6% वोट थी, कुशवाहा इनको मानते थे अपना नेता, ऑलमोस्ट मानने लगे थे, बट क्योंकि साइड फ्लिप फ्लॉप की वजह से पार्टी टूटी, अब थोड़े इरेलेवेंट है। पर कुशवाहा के नेता मेरे ख्याल से कुछ नहीं तो एक फेस है कुशवाहा का, तो अगेन इंडिया इनको भी नहीं जाने देना चाहेगी, पर इनको सीट कितना मिलेगी ये सवालिया निशान है, क्योंकि इनके पास पार्टी में वैसे नेता भी नहीं है जो बहुत सीट लड़ पाए। खुद आई थिंक लोकसभा लड़े थे, हार गए, फिर राज्यसभा उन्हें भेजा गया है, तो खुद सेटल्ड, तो मुझे लगता है कि उन्हें कुछ 2-4-5 सीट करके काम चला लिया जाएगा, मतलब या फिर कुछ आश्वासन में काम चला लिया जाएगा, और वो कोई थ्रेट दिख भी नहीं रहे, कि उन्हें भी पता है कि सेंट्रल में सत्ता इनकी है, स्टेट में सत्ता यहाँ है, तो भी सत्ता के पास रहना चाहे। मुख्य तौर पर स्थिति उपेंद्र की है। तीसरी पार्टी है वीआईपी, विकासशील इंसान पार्टी, जो मुकेश सहनी की पार्टी, जो पिछले बार एनडीए में थी, 11 सीट पे लड़ी थी। इस बार वो अभी तक महागठबंधन में है। अगेन 60 सीट की, आई थिंक 40 या 60 सीट की डिमांड कर रहे हैं, जो मैं न्यूज़ में देख रहा हूँ, तो अगेन 11 से 40-60 थोड़ा दिखता है। दूसरा वो क्लेम कर रहे हैं कि मुझे डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी बनाया जाए। साथ में ये भी बात है कि घोषित किया जाए डिप्टी चीफ मिनिस्टर महागठबंधन के साइड। साथ में बीजेपी ऐसी बात भी बोल रही है कि महागठबंधन टूटने वाला है, उसका एक पार्टी, एक दल हमारे साथ है, तो उसमें मुकेश सहनी आइडियोलॉजिकली सबसे वल्नरेबल है, क्योंकि जो बाकी पार्टी आरजेडी, कांग्रेस और कम्युनिस्ट लेफ्ट विंग, जिसमें से कोई भाजपा के साथ नहीं जा सकती क्योंकि आइडियोलॉजिकल वैसे, तो मुकेश सहनी पे भाजपा पे डोरे डाल रही है। भाजपा को इस बात का इंतजार रहेगा एनडीए को कि मुकेश सहनी वहां से निराश होते, नाराज होते हैं, उनको हाथ दिया जाए। और तो मुकेश सहनी बोल रहे हैं कि मैं मजबूती से महागठबंधन के साथ खड़ा हूँ, पर मेरे ख्याल से मुकेश सहनी को भी 2025 का जब चुनाव खत्म हो रहा हो, उन्हें सत्ता चाहिए, उन्हें मंत्रालय चाहिए। वो सीट अगेन, वो विधायक कितना बनाए, कितना सीट लड़े, रिलेवेंट हो जाएगा, उन्हें मतलब पावर में आना है, तो मेरे ख्याल से वो भी वेट एंड वॉच करेंगे कि सत्ता में कौन आ रहा है। इनका कौन सा वोट बैंक रहता है? इनका बहुत बड़ा वोट बैंक है, क्योंकि बिहार में जातीय जनगणना हुई है, तो सबके एग्जैक्ट नंबर्स है, तो इनका जो है वो फिशरमैन कम्युनिटी, बोटमैन कम्युनिटी बोलते हैं, जिसको मल्ला, निषाद, बिल्दार, बिंद बोलते हैं। मोटे तौर पे इनकी 7 से 8% की कम्युनिटी, जो नंबर की वजह से बहुत ताकतवर लगती है, बट उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा चुनाव में नहीं हो पाता, क्योंकि मुकेश सहनी अभी वैसे नेता नहीं बने हैं कि वो अपनी वोट दूसरे को ट्रांसफर करा। वो खुद जब लड़ते तो उनकी वोट उनको मिलता है, पर अपनी वोट यदि उनको आरजेडी को ट्रांसफर कराना हो, तो वहां पे अभी तक वो असफल होते हुए आए। अगेन, जो चिराग पासवान की स्ट्रेंथ रही, हो सकता है चिराग पासवान का वोट बैंक मुकेश सहनी से 1-2% कम, पर चिराग पासवान की, क्योंकि उनकी पिताजी के समय से स्ट्रेंथ रही है, क्योंकि पुरानी वोट बैंक, वो जिसको चाहते हैं, चाहे भाजपा को चाहे तो भी ट्रांसफर करा देंगे, आरजेडी को चाहे तो भी ट्रांसफर करा देंगे। ऑल्सो निषाद, क्योंकि निषाद राम से जुड़े हुए हैं, राम को नाविक निषाद ने वो कराया था, तो निषादों में एक सॉफ्ट कॉर्नर बीजेपी के प्रति, राम के प्रति, राम मंदिर के प्रति भी है, क्योंकि इतिहास और उससे बहुत जुड़े हुए हैं। तो मुकेश सहनी को वोट, अपना वोट भाजपा को ट्रांसफर कराना कोई इशू नहीं होता है, पर जब वो आरजेडी को वोट ट्रांसफर कराना होता है तो उनके लिए चैलेंज होता है। अभी तक वो इतने बड़े नेता, उतने स्थापित नेता नहीं है कि वो वोट को ट्रांसफर करा पाए। तो नंबर बहुत बढ़िया है, बट आई थिंक his ability to transfer the vote to महागठबंधन is questionable, और इसलिए भी महागठबंधन उनको थोड़ा निगोशिएट करती है, थोड़ा सीट कम देती है। तो मेरे ख्याल से आज जब हम लोग बात कर रहे हैं, 23 अप्रैल को ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, आपको पता होगा 22 अप्रैल को पहलगाम में एक आतंकवादी हमला हुआ है, जिसमें 27-28 लोग टेररिस्ट, जिनको हिंदू टेररिस्ट आइडेंटिफाई करके मारा गया है। इसके बाद हो सकता है रिटेलिएशन हो, जो हाइप क्रिएट किया जा रहा है। रिटेलिएशन होगा तो एक देशभक्ति की भावना होगी, और कहीं ना कहीं जो रूलिंग गवर्नमेंट होगी उसको एक सेंटिमेंटल फायदा होगा। और बिहार इलेक्शन आज बहुत दूर नहीं, राइट, हम लोग आज
4-5 महीने बात कर रहे हैं। तो अगेन ये सारे फैक्टर भी काम करेगा, मुकेश सैनी भी ये सब फैक्टर डिफाइन करेंगे कि मुझे नहीं लगता है कि वो हारने वाले गठबंधन में रहना चाहेंगे, क्योंकि वो पिछले 10 साल प्लस से बिहार की राजनीति में स्ट्रगल कर रहे हैं और 5 साल स्ट्रगल नहीं करना चाहेंगे। तो मेरे ख्याल से वो सेटल होना चाहेंगे, और सेटल तभी हो पाएंगे तो वो सही निर्णय ले पाते कि किसका सरकार बन रहा है। तो आई थिंक केस में रहेंगे। अभी वो महागठबंधन में है, पर मेरे ख्याल से चौथा जो फ्रंट या जो पार्टी, जो समूह ऑफ पार्टी, वो कम्युनिस्ट, जो लेफ्ट पार्टीज भी हम लोग बोलते हैं, जिसमें सीपीआई, सीपीआईएम और सीपीआई माले जो तो का अपना डेडिकेटेड कोर वोट बैंक है। भले वो कम है, 2-3-4% की है, आइडियोलॉजिकल वोट बैंक है, बहुत पुराना है। जब ये पार्टी अलग लड़ती है, बिना किसी गठबंधन में नहीं लड़ती है, तो उनके जो सपोर्टर वोटर हो, तुमको भी लगता है कि सीरियस फाइट में नहीं है, तो उनको डिच कर देते हैं। बट जैसे ये किसी अलायंस में, खास करके इंडिया के साथ जा नहीं सकते, तो महागठबंधन में लड़ते हैं, तो दे रिमेन इन कंटेंशन। इनका वोट, इनका समर्थन और जोश से काम करता है, और ये बहुत अच्छा रिजल्ट पिछले चुनाव में भी लेफ्ट पार्टीज का काफी अच्छा परफॉर्मेंस था। इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं, हम महागठबंधन में ही रहेंगे। अगेन सीट की नेगोशिएशन चलेगी, बट दे आर द मोस्ट पावरफुल पार्टी ऑफ महागठबंधन अदर देन आरजेडी। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि वो कांग्रेस से भी ज़्यादा ताकतवर है और वीआईपी से भी ज़्यादा ताकतवर है। इसका 2 कारण है। देखिए, वोट बैंक भले कम, पर वो डेडिकेटेड है, कमिटेड है, और ट्रांसफर की एबिलिटी, और वो आइडियोलॉजिकल कट्टर वोट बैंक है, वो छिटकने वालों में से नहीं। तो मेरे ख्याल से एक मजबूत साथी है। आई थिंक उनके पास भी ऑप्शन ही वो महागठबंधन के पास। तो मोटे तौर पे एक और पार्टी अभी जो भी ऑफशूट है, रामविलास पासवान जी के जाने के बाद 2 पार्टी बनी, एक चिराग की बनी और उनके चाचा की बनी, पशुपति पारस की पार्टी। तो पशुपति पारस जी ने अभी घोषणा की है कि वो एनडीए से अलग हो गए, उनको अगेन धोखा मिला एनडीए से, पर वो महागठबंधन में भी नहीं है। मतलब अगेन वो बात हुई नहीं। लालू जी चाहते हैं महागठबंधन में आ जाए, तेजस्वी जी बहुत नहीं उत्सुक है। इसका मेजर 2 कारण है, क्योंकि जो वोट बैंक, जो लेगेसी ऑफ रामविलास जी है, जो वोट बैंक ऑफ रामविलास जी है, वो चिराग के पास ही है, वो के पास नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात, सबसे प्रमुख बात, कि पशुपति पारस के पास लेकिन कुछ जिताऊ लीडर्स हैं। सूरज भान सिंह का परिवार है और ऐसे जिताऊ लीडर्स हैं, तो लोग चाह रहे हैं कि पार्टी से क्यों अलायंस किया जाए, वो नेता को ही ले लेंगे जरूरत पड़ने पे। तो इसलिए अभी वो अथर में है, पर मुझे लगता है कि कुछ उनकी सेटिंग महागठबंधन में हो सकती। एनडीए में मुझे नहीं लगता स्कोप है, और मैं उनका वोट बैंक है कि वो एनडीए में रखेंगे। तो मेरे ख्याल से मुझे जो लगता है कि वो महागठबंधन। इसके अलावा 2 पार्टी जो किसी गठबंधन में नहीं रहती है, बट बिहार में एक डिसाइसिव वो करती है, वो है बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी। खास करके जो यूपी से सटा हुआ बेल्ट है, वहाँ पे 10%, 15%, 18% का वोट ले जाती है चमारों की का एक वोट बैंक। उनको पता है कि उनकी पार्टी चुनाव नहीं जीतने वाली है, फिर भी चमारों को भारी मतों में वोट करते, क्योंकि उनको लगता है कि पार्टी को वोट करने से उनका मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा। और दूसरी AIMIM, जो बंगाल से सटी हुई, जहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है, वहाँ पे वो सीट जीतती भी है, सीट्स भाजपा को जितवाती भी है, आरजेडी को हरवाती भी है वोट बदल के। अगेन ये 2 पार्टी इस अलायंस में आज तक नहीं गिरी, मुझे जाकर दिख भी नहीं रहा है, बट इनका पार्टी दोनों मिला के मेरे ख्याल से 10 से 15 सीट पे जरूर निर्णय प्रभावित करते हैं, और मेरे ख्याल से ये निर्णय प्रभावित भाजपा एनडीए के फेवर अभी भी होता है, इनके अगेंस्ट में जनरली नहीं। तो मेरे ख्याल से ये 2 पार्टी भी है जो चुनाव का धारण करेगी। बात वही, मतलब लगभग 10-12 पार्टी की हमने बात कर ली। तो बिहार में इतनी पार्टियां हैं, एग्जिस्ट करती है, और मैंने जिनकी भी बात की, उस सब की बात की जिनकी एक कुछ ना कुछ वोट है। मतलब ऐसी भी बहुत पार्टी है जिनकी कोई वोट नहीं है, बट ये मैंने उन सब की बात की है जिनका कोई क्षेत्र में कहीं ना कोई पकड़ है, कोई ना कोई। ठीक है। एक पार्टी और जिसकी हम पहले बात कर चुके हैं, लेकिन क्योंकि उसको 1.5 महीना टाइप से हो गया, 1.5-2 महीना हो गया है, तो उसका क्या कुछ चेंज हुआ है नैरेटिव में, वोट बैंक में, वो है प्रशांत किशोर जी की पार्टी। तो जन स्वराज के बारे में आप अभी क्या कहेंगे?
मेरे ख्याल से हमने जो 2 महीने पहले बात की थी तो हमारा जो वीडियो था वो एज ए क्रिटिकल गया था। यदि आप वीडियो पे कमेंट भी आएंगे देखेंगे, यदि आप उस पर तो देखेंगे तो वो गरियाते हुए हमें कमेंट था कि भैया आपको इसी रूम में बैठ के राजनीति क्या समझ में आ रही है। पर मेरे ख्याल से 2 महीने जो बीते हैं इसमें सिचुएशन बेहतर होने से बदले बदतर हुई। इसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि अभी उन्होंने गांधी मैदान में बड़ी रैली की जिसमें भीड़ नहीं जुट पाई। प्रशांत किशोर बोलते हैं कि प्रशासन नहीं जुटने दिया, बट इतने बड़े पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट हैं, 10-12 साल से मुख्यमंत्रियों के लिए स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, तो इतनी समझ होनी चाहिए थी। आपको भी आयुष याद होगा जब हमने 2015 में रैली कराई थी, एस्टैब्लिश्ड पार्टी की कराई थी, तो 50, 60, 70% भीड़ एक रात पहले आ गई थी। आपको याद होगा क्यों? मतलब वो बेवकूफ थोड़े ही थे, जबकि उनकी सरकार थी, फिर भी 60% भी एक दिन पहले आ गई थी। ठीक है, तो अगेन और उनकी रैली फ्लॉप हुई, भीड़ नहीं जुटी, ये एक बात था ही। उसके तीसरे दिन बाद एक साधारण से नेता, साधारण से व्यक्ति जिनका नाम डॉक्टर IP गुप्ता है, जो हिंदू बुनकर समाज होता है, ताती तत्वा पान समाज होता है, वो भी गांधी मैदान पे रैली करते हैं तीसरे चौथे दिन बाद, और हो सकता है प्रशांत किशोर से दुगुनी तिगुनी भीड़ वो इकट्ठा कर पाते हैं। तो अगेन कहीं ना कहीं ये भीड़ को बुलाने भी लोगों में दिखला। अगेन वो भी इज नो वन, मतलब हो सकता है आप नाम ही नहीं जानते हो, राइट। तो उन्होंने गांधी मैदान मतलब ये नहीं कि भर दिया, बट प्रशांत से ज्यादा भर दिया। इंक्रीमेंटल जो मैं पत्रकारों के कर रहा था तो बोल रहे थे कि ये उसने भर दिया ही नहीं भर पाया, मतलब ऐसे डिसाइसिवली भरा। तो मेरे ख्याल से इससे और ज्यादा सवाल निशान उठे कि आपको ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार ने उनको अलाउ कर दिया, आपको नहीं अलाउ। ये तो ओवरऑल मिसमैनेजमेंट का बात है। तो मेरे ख्याल से 2 महीने पहले जो हुई है उससे स्थिति बदतर हुई है। पर मैं आपको एक बात और बोलना चाहूँगा, ये मैं वीडियो रिकॉर्ड करने के आधे घंटे पहले मैं फेसबुक स्क्रॉल कर रहा था, प्रशांत किशोर लाइव कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। प्रशांत किशोर अंग की धरती भागलपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, और भागलपुर में आज 23 अप्रैल 2025 को बोल रहे थे कि जनसुराज पार्टी एज अ संगठन, बिहार की सबसे बड़ी संगठन, हमारा RJD, जदयू, BJP किसी का इतना बड़ा संगठन नहीं है। आप भागलपुर में ही देख लीजिए, इतना आदमी संगठन जुड़ा हुआ है, भाजपा का इतना बड़ा संगठन जुड़ा हुआ है क्या? और ये आपको संगठन आज दिख रहा है, जब चुनाव में जाएंगे तो जनसुराज बिहार की सबसे बड़ी पार्टी इलेक्टोरली भी बन के आएगी। आप तो वो डेफिनेटली वो जो भर रहे हैं या लग रहा है, बट मेरे ख्याल से मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो स्थिति बदतर की जनसुराज। अब दूसरी बात ये उठ के आती है कि जनसुराज जो भी इम्पैक्ट करेगा वो किससे इम्पैक्ट करेगा? RJD को हैम्पर करेगा, NDA को हैम्पर करेगा, तो मेरे ख्याल से जनसुराज एज अ पार्टी किसी को हैम्पर नहीं कर पाएगा। जनसुराज के जो कैंडिडेट्स होंगे वो सीट वाइज किसी न किसी को हैम्पर करेंगे। तो और यदि मेरे से मोटे तौर पे पूछा जाए तो मैं बोलूंगा कि जो सीट बाई सीट जो हैम्पर होगा वो मोर और लेस इवन आउट हो जाएगा। 40 से 50% वो इधर हैम्पर करेंगे, 40 से 50 सीटों पे उनको हैम्पर करेंगे। मोर और लेस वो इवन आउट हो जाएगा, मतलब दोनों को नुकसान पहुंचेगा। किसी को 2 से ज्यादा का नुकसान पड़ेगा, किसी को 4 से ज्यादा नुकसान पड़ेगा, उससे ज्यादा अंतर नहीं हो। तो आप नेट देखें तो नेट के तौर पे मुझे नहीं लगता है कि जनसुराज किसी अलायंस को ज्यादा हैम्पर करेगी, अनलेस अंटिल दे टेक अ डिसाइसिव कॉल कि सिर्फ मैंने मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा कर दिए, सिर्फ मैंने फॉरवर्ड कैंडिडेट खड़ा कर दिए। तो ऐसा वो यदि स्ट्रैटेजिक कॉल नहीं लेकर एक पार्टी को जानबूझ के करने के लिए नहीं जाते, एक नॉर्मल चुनाव लड़ते हैं और सभी पार्टी का रिप्रेजेंट, सभी जातियों का, सभी धर्मों का रिप्रेजेंटेशन रहता है, तो मेरे ख्याल से वो दोनों को ऑलमोस्ट इक्वली हैम्पर करेंगे, विच विल कम टू नेट जीरो। सही है। तो हम लोगों ने आज के एपिसोड में बात करी कि कैसे डिफरेंट पार्टीज इम्पैक्ट कर रही हैं। हम बाकी अदर फैक्टर्स के बारे में बात कर चुके हैं। आप अगर बिहार पॉलिटिक्स और अगले जो इलेक्शन आने वाला है उसके बारे में समझना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, और इसी तरह के एपिसोड्स हम लाते रहेंगे। थैंक यू। थैंक यू।